नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक हमने एपिसोड 37 तक FST 001 के खंड 1 से खंड 6 तक की सभी 26 इकाइयों का विस्तार से अध्ययन किया। एपिसोड 38 में खंड 7 के इकाई 27 से आगे का अध्ययन करेंगे। इकाई 27 उद्योग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मनुष्य के इतिहास को देखने से पता चलता है कि विज्ञान को सदियों से जानकर या बिना जाने ही व्यवहारिक उपयोग में लाया गया है, लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन पर प्रौद्योगिक प्रगति का कितना असर पड़ सकता है, यह 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति से ही मालूम हुआ। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग से औद्योगिकीकरण को बहुत बढ़ावा मिला है। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने अन्य कई देशों को भी इसी तरह की क्रांति के लिए प्रेरित किया और इसके परिणाम स्वरूप इन देशों में जो आर्थिक विकास हुआ उससे अन्य देशों को भी शीघ्र ही औद्योगिकीकरण अपनाने का प्रोत्साहन मिला। समकालीन संसार की प्रमुख विशेषता है बड़े पैमाने पर जिज्ञासा का विकास और अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान का प्रयोग। वैज्ञानिक तरीके से सोचने और काम करने से तथा वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग से ही हम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को उचित भौतिक तथा सांस्कृतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं। ऐसे विचार से ही कल्याणकारी राज्य की पहचान बन सकी है। इस इकाई में हम विज्ञान एवं उद्योग के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेंगे। यह भी देखेंगे कि इन दोनों के संयोग से किस प्रकार के कल्याणकारी राज्य बनने में मदद मिल सकती है। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आप भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर सकेंगे, आर्थिक प्रगति के लिए उत्पादन बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की महत्व समझ सकेंगे, अपने औद्योगिक यंत्रों एवं प्रणालियों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता बता सकेंगे, औद्योगिकी प्रगति और देश की उन्नति के लिए अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं को संक्षेप में बता सकेंगे और राष्ट्रीय विकास की जानकारी की व्याख्या कर सकेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इस क्षेत्र में आई कठिनाइयों को हल करने का सुझाव भी दे सकेंगे। 27.2 भारतीय संदर्भ। इसी सदी के आरंभ में न तो कारें, बस, हवाई जहाज, तार, टेलीफोन, रेडियो या टेलीविजन थे, ना ही औषधिक या शल्य चिकित्सा की उन्नति ने मनुष्य की औसत आयु 50 या 60 साल से अधिक बढ़ाई थी, परंतु अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जिंदगी को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है। यह वैज्ञानिक जानकारी और उससे संबंधित कौशल के बढ़ने से तथा अनेक वस्तुओं के उत्पादन के संगठन से संभव हुआ है। सरकार द्वारा 1958 में स्वीकृत वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव के अनुसार सब मनुष्यों के रहन सहन के उचित स्तर के लिए जो अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन से एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना संभव हो पाई। इसके अंतर्गत वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था इस तरह होती है कि इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को हो सके। हमारा संविधान दरअसल ऐसे समाजवाद के बारे में बताता है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अनुपाती न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और समान अवसर प्राप्त हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना हम अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि बैलों की अपेक्षा ट्रैक्टर द्वारा किसान बहुत बड़ा खेत जोत सकते हैं, अतः यंत्रीकरण से अधिक बड़े खेत की जुताई होती है और इसी से मनुष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति का एक पहलू देश की संपदा या संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करना है। बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के न तो हमारी नदियों में बह रहे पानी से बिजली पैदा की जा सकती है, न समुद्र तल या भूमि की गहराई से तेल को निकाला जा सकता है और न ही हमारी किताबें और अखबार जंगलों से प्राप्त कागज पर छापे जा सकते हैं। विज्ञान ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों की संपदा को खोलने की कुंजी दे दी है। जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों की ओर देखते हैं। ये नियम हमें प्राकृतिक संपदा के उपयोग के ऐसे तरीके बताते हैं जिनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और उनका ठीक वितरण हो सके, किंतु तरीकों की केवल जानकारी ही पर्याप्त नहीं है।
इन तरीकों को उपयोग में लाने के लिए काम करना जरूरी है और यह विज्ञान फिर हमारी सहायता करता है। विज्ञान से हमें काम करने के लिए शक्ति, मशीन और औजार मिलते हैं। ऐसे साधन शारीरिक श्रम के कामों में या हस्त कौशल में या आजकल बौद्धिक श्रम के कार्यों में भी हमारी मदद कर सकते हैं। इस सहायता के बिना उत्पादन की दर बहुत कम हो जाएगी और देश समृद्ध नहीं हो पाएगा। हमारे भारत में करीब 40% लोग निर्धन रेखा के नीचे रह रहे हैं। भारत में जनसमूह की गरीबी के कारण है अधिकतर उत्पादन के तरीके पुराने हैं। पिछले कुछ वर्षों से इनके सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरा, कृषि और उद्योग में लगी 2/3 जनशक्ति अनपढ़ है, इसलिए उनकी जानकारी और कौशल बहुत कम है। इसका असर उत्पादन पर होता है। तीसरा, भारत में जहां 70% लोग कृषि में लगे हुए हैं, फसल के उत्पादन और उसकी रक्षा के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वे हमारी ज़रूरतों के अनुरूप नहीं हैं। चौथा, किसान के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन होती है, साथ ही सघन भी बहुत कम होते हैं। इस कारण उसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है। सामान्यतः उद्योग, विशेषकर निजी उद्योग, अपने मुनाफे को मशीनों के आधुनिकीकरण में लगाने को तैयार नहीं होते। इसका एक उदाहरण जूट उद्योग है जो अब घाटे में चल रहा है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1958 में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव के साथ ही अपनाया गया था, अनेकों सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दबावों के कारण पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जहां उत्पादन के तरीकों के स्तर को बढ़ाया गया है, वहां भी हमारे देश में कई वस्तुओं के उत्पादन का प्रति इकाई खर्च बहुत ज़्यादा है। जैसे इस्पात कई अन्य देशों की तुलना में अधिक महंगा है। यह मुख्य हमारे उद्योग में निम्न स्तर के कौशल एवं प्रबंध के कारण है। उदाहरण के लिए जापान तथा कुछ अन्य देश हमारे देश से लौह अयस्क आयात करते हैं। इन देशों में मजदूरी हमारी तुलना में बहुत अधिक है, फिर भी उनकी उत्पादन प्रणालियों की कुशलता के कारण उनका प्रति इकाई उत्पादन खर्च हमारे खर्च से कम है। इसके अतिरिक्त एक विचित्र तथ्य ध्यान देने योग्य है। हमने करीब 30 साल पहले इस्पात के मिश्र धातु के लिए तकनीक आयात की थी, परंतु अपने देसी प्रयासों के माध्यम से हम इस क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास की बराबरी नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप आज भी हमको कुछ विशेष किस्म का इस्पात विकसित देशों से आयात करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक प्रगति का अग्रता काल, लीड टाइम। जब हम वैज्ञानिक प्रगति की वर्तमान स्थिति और उसके फलस्वरूप हुए प्रौद्योगिक विकास की तुलना करते हैं तो हमें पता लगता है कि विकसित देशों में वैज्ञानिक खोज और उसके प्रयोग के बीच का काल यानी अग्रता काल बहुत कम है। प्रौद्योगिक प्रगति के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास करते रहने से यह संभव होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसका अभाव है। यह मानना पड़ेगा कि विकसित देशों में भी विभिन्न अनुसंधानों की अग्रता काल में काफ़ी अंतर है। ये अग्रता काल किसी में बहुत लंबे हो सकते हैं और दूसरे में बहुत छोटे। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम शुद्ध रूप में 1825 में निकाला गया था, परंतु केवल 1886 में इसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन की प्रणाली तय हो पाई, इसलिए इसका अग्रता काल 60 वर्ष है। दूसरी ओर वनस्पति बनाने के लिए तेल के हाइड्रोनीकरण की विधि 1905 में खोजी गई और 1911 तक अमेरिका के प्रॉक्टर और गैम्बल कंपनी ने अपना हाइड्रोजन युक्त विलौना जो वनस्पति की तरह होता है बाजार तक पहुंचा दिया। इस तरह इसका अग्रता काल बहुत थोड़ा, केवल 6 साल है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधानों और उसके प्रयोग का अग्रता काल सबसे कम है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग जरूरतों या स्थिति की अनिवार्यता से संबंध रखता है। यह एक तथ्य है कि यह बहुत हद तक देश की औद्योगिक विकास की स्थिति और देश द्वारा उस विशेष क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है। भारतीय उदाहरण से हम कह सकते हैं कि नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन जैसे जटिल क्षेत्रों में हमारा अग्रता काल बहुत कम रहा है, क्योंकि उचित सुविधाएं प्रदान की गई, साधन दिए गए और वैज्ञानिक जिम्मेदारी स्पष्टतः संस्थाओं को दी गई।
दूसरी ओर इस सच्चाई के बावजूद कि हमारी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इसके मुख्य उत्पादनों से ही सबसे अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है, भारत कृषि प्रौद्योगिकी में संसार के पिछड़े देशों में से एक है। अब यदि आप इस भाग में वर्णित विषयों को ठीक से समझ गए होंगे तो आप इस बोध प्रश्न को हल करने में अवश्य सफल होंगे। बोध प्रश्न यह हो सकता है कि क्या आप समझते हैं कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा पाए हैं? अपने उत्तर 4-5 वाक्यों में कारण सहित लिखें। और अगर आप इसको लिखने में सफल हैं अपने नोटशीट में तो समझिए कि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर की जो उप अनुबंध पढ़े उसमें आपने सफलतापूर्वक मनन किया। 27.3 औद्योगिकी में प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का एक पहलू यह है कि उत्पादन के लिए सबसे नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यह इस पर निर्भर करता है कि हमें विज्ञान के क्षेत्र में कितने प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हैं। अगली इकाई में हम पढ़ेंगे कि प्रौद्योगिकी को बाहर से खरीदने या अपनी ही देश में विकसित करने का गहरा संबंध देश की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से है। इस समय यहाँ यह बताना काफी होगा कि विकसित देशों से प्रौद्योगिकी आयात कर अपने देश की उत्पादन प्रणाली में इस्तेमाल करने की बात आसान लगती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कई बार यह देखने में आया है कि जिस देश से प्रौद्योगिकी आयात की गई थी उसके पास एक विशेष प्रकार का कच्चा माल था जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं था। दूसरे शब्दों में अक्सर यह जरूरी होता है कि एक विशेष कच्चे माल के अभाव में उसकी जगह या तो दूसरा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाए या प्रणाली को सुधारा जाए। उदाहरण के लिए जाना माना पकाने का माध्यम वनस्पति ही लें। यह उत्पादन के प्रारंभिक चरणों में उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण की क्रिया से 95% मूंगफली के तेल और 5% तिल के तेल से बनता था। 30 साल पहले मूंगफली का तेल प्रचुर मात्रा में मिलता था। पिछले 10 सालों से इसके कम मिलने और विदेशों में मांग बढ़ने के कारण भारतीय उत्पादकों को दूसरे तेलों पर निर्भर होना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में अधिकाधिक तेल आयात करने पड़े। उदाहरण के लिए अब हमारे पास वनस्पति उद्योग में आम आने वाले प्रमुख कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित तेल हैं: सोयाबीन का तेल, कनाडा का रेपसीड तेल तथा पाम तेल। इन तेलों का आयात क्रमशः अमेरिका, कनाडा और मलेशिया से किया जाता है, लेकिन सरकार के कठोर नियमों के कारण वनस्पति का रूप और गुण वही रखे जाते हैं। कच्चे माल में बदलाव के कारण भारतीय वैज्ञानिकों को अनुसंधान विकास के प्रयास करने पड़े हैं। इसी तरह हमारे देश में पशु वसा के जो साबुन और डिटर्जेंट का प्रमुख कच्चा माल था, आयात पर रोक लगा दी गई है। साबुन की गुणवत्ता कायम रखने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को दूसरे तेलों का इस्तेमाल करना पड़ा और बहुत सी प्रणालियां उत्पन्न की गई। उदाहरण स्वरूप अरंडी के तेल से पशु वसा और स्टीयरीन के एवजी पदार्थ रासायनिक क्रिया द्वारा तैयार किए गए। इस तरह के उदाहरण दूसरे उद्योगों में भी मिलते हैं। इसके अलावा आयात की हुई प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से बिना कुशल जनशक्ति के उपयोग करना संभव नहीं होता है। इस संबंध में कुशल जनशक्ति का प्रशिक्षण एवं शोध प्रयोगशालाओं और संस्थाओं का रख रखाव विशेष भूमिका निभाते हैं। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के बाद वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जनशक्ति को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया गया है और विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग खोले गए हैं। इस तरह के संस्थान स्वतंत्रता के पहले केवल 21 थे, परंतु अब 140 से अधिक हो गए हैं। विश्वविद्यालय विभागों के अतिरिक्त 5 प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हुई है जो खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली में है। ये संस्थान अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी जैसे विकसित देशों की सहायता से स्थापित किए गए हैं। स्वतंत्रता के पहले भी बहुत से इंजीनियरिंग विभाग शुरू किए गए थे, जैसे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 पुराने विश्वविद्यालयों में, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलोर में, रुड़की तथा बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में तथा राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद में। परंतु हमारे उद्योग अभी भी आयातित प्रौद्योगिकी पर काफी हद तक निर्भर हैं। अक्सर उद्योग पसंद करते हैं टर्नकी
प्रौद्योगिकी यानी ऐसी तकनीक और मशीनें जो स्थापित करने पर एक बटन दबाने या चाबी घुमाने से उत्पादन का काम शुरू हो सके। उनकी इस कार्य पद्धति से हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण पाए हुए इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप हमारे बहुत से कुशल वैज्ञानिकों को विदेश के विकसित देशों जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में नौकरी के अवसर तलाशने पड़ते हैं। इसको प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन कहते हैं, क्योंकि इनके प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खर्च किया गया करोड़ों रुपया व्यर्थ जाता है। साथ ही हमारा देश आवश्यक तकनीकी जनशक्ति खो देता है। लघु उद्योग में प्रौद्योगिकी, बहुत लोगों की यह गलत धारणा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का केवल बड़े उद्योगों में महत्व है, लेकिन भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं जिनमें बसी एक बड़ी जनसंख्या अभी भी खेती के पुराने तरीके अपनाए हुए है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि लघु उद्योगों और ग्राम उद्योगों से इन लोगों को नौकरी मिल सकती है। दस्तकारी और लघु उद्योगों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अति आवश्यक है। यद्यपि कृषि का ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर जैसे यंत्रों द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है, परंतु ये प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे सामने शैक्षिक एवं आर्थिक व्यवस्था, सीमित जमीन एवं सामाजिक संरचना जैसी समस्याएं हैं। प्रौद्योगिकी सुधार से जमा पूंजी और कुशल जनशक्ति के रूप में उत्पादकता में सुधार होता है, परंतु साथ ही बहुत से लोगों की नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं। हमारे सामने यह एक विरोधी समस्या है। एक तरफ तो हमें अपनी एक बड़ी जनसंख्या के लिए जो बेरोजगार हैं रोजगार चाहिए, दूसरी ओर आधुनिक मशीनों एवं स्वचालित उद्योगों में कम से कम जनशक्ति की जरूरत होगी। इस विरोधी समस्या को किस तरह सुलझाया जाए? एक तरीका यह है कि लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों एवं ग्राम उद्योगों का एक जाल बिछाया जाए। फिर इस जाल की मदद से बड़े उद्योगों को कच्चा माल या मध्यवर्ती पदार्थ पहुंचाया जा सकता है। लघु उद्योग और ग्राम स्तर व्यवसाय में बिजली की शक्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत अच्छे किस्म का उत्पादन हो सकता है, जैसे कि जापान के उदाहरण से जाहिर है। इसके लिए एक योजना प्रणाली बनानी होगी जिससे उचित साधनों के प्रयोग से ग्राम्य स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और इन उद्योगों से प्राप्त उत्पादनों को बड़े उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह कुछ सीमा तक तो भारत में किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा के इंजीनियरिंग उद्योग में और आंशिक रूप में कुछ अन्य प्रदेशों में। उत्पादन बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का बड़ा हाथ रहेगा और इसके लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होगी, परंतु इनका एक ग्राम्य स्तर उद्योग में लगी जनशक्ति को प्रशिक्षण देने, मशीनों को लघु आकार देने और उनको चलाने के लिए उचित इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करने में जाएगा। हमारे देश में उद्योगों और मशीनों की देखभाल की अक्सर उपेक्षा की जाती है। हमें हर स्तर पर मशीनों की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। कुशल जनशक्ति तैयार करने में विभिन्न संस्थान लगे हुए हैं, जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक एवं विविध उद्योगों के प्रशिक्षण केंद्र। आज की आवश्यकताओं को देखते हुए इनको और सशक्त बनाने और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। उद्योगों को स्थापित करने के लिए विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्योग के उपक्रमियों के लिए पूंजी की कमी अन्य कठिनाइयों में से एक है। हालांकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद और वित्त संबंधी संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक साख और वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्माण के बाद किसी भी साख वाले उद्यमी को आजकल कर्ज के रूप में आर्थिक सहायता मिल सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं बनाकर इन संस्थाओं को सुदृढ़ कर रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योग उपक्रमी पार्क जैसे कार्यक्रमों के द्वारा नए उद्योग उपक्रमी को छोटे पैमाने पर प्रारंभिक उद्योग द्वारा नई प्रौद्योगिकी की जांच में सहायता की जाती है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से पहले उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। यह योजना भी बहुत प्रेरणादायक है। ये कार्यक्रम बैंकों द्वारा सहायता पाते हैं, इसलिए सही दिशा की ओर जाने की शुरुआत की गई है। उत्पादन पद्धति में स्वचालित यंत्र और रोबोट के इस्तेमाल जैसे सुधार से उत्पादन का खर्च बहुत
कम हो जाता है और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। परंतु दुर्भाग्यवश इसमें पूंजी बहुत अधिक लगानी पड़ती है और साथ ही इसकी वजह से मजदूरों की संख्या कम हो जाती है और नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए अपने देश में हमें एक संतुलित दृष्टि रखनी होगी। कुछ विशेष क्षेत्रों में हमको स्वचालित यंत्र रखने होंगे, विशेषतः निर्यात के क्षेत्र में। दूसरे क्षेत्रों में हम अपना उत्पादन का पुराना लेकिन कारगर तरीका अपना सकते हैं ताकि अधिकतर मजदूर लगाए जा सकें। इस तरह यद्यपि स्वचालित क्षेत्रों के बहुत लाभ हैं, परंतु हमें अपने देश की परिस्थिति के अनुसार सोचना होगा और विकास के इस चरण पर मशीनों और स्वचालित यंत्रों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचना होगा। 27.4 आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि आम आदमी के रहन सहन के स्तर को और अच्छा बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्पर्धा में हम दूसरे देशों के साथ कंधा मिलाकर चल सकें। इसलिए हमें प्रौद्योगिकी के नवीनतम अनुसंधानों को अपनाना होगा, परंतु पूरे देश को कृषि आधार से औद्योगिक आधार पर बदलना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता भी होगी। इस पूंजी को एकत्र करने में बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोगों की बचत क्षमता बहुत कम है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो अभी लगभग 80 करोड़ है और इस शताब्दी के अंत तक 100 करोड़ हो जाएगी, इस समस्या को और भी बढ़ाती है। दरअसल कमाकर बचत करने और जनसंख्या के बढ़ने के बीच एक स्पर्धा सी बनी रहेगी। यदि पहले की विजय हुई तो हम अधिकाधिक धनी बन सकेंगे और यदि दूसरा जीता तो हम निर्धन होते जाएंगे, और कोई नहीं जीता तो हम अपनी प्रौद्योगिक प्रगति के बावजूद उतने ही गरीब बने रहेंगे जितने आज हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि जमा पूंजी धीरे धीरे बढ़ रही है और किसी उद्योग में लगाई जा रही है, तब भी यह बदलाव एक सुनिश्चित योजना के अनुसार ही होना चाहिए। कृषि पूंजी उत्पादक और उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ऊर्जा उत्पादक और सामाजिक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास को इस तरह संयोजित करना होगा कि एक की वृद्धि से दूसरे की वृद्धि हो सके और परिणाम स्वरूप पूरे देश की तेजी से उन्नति हो सके। इसके लिए व्यापक योजना की आवश्यकता है। अब तक हमारी 6 योजनाएं बन चुकी हैं, जिनमें कहीं सफलता मिली, कहीं हम असफल रहे। हालांकि हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास द्वारा कृषि उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में और अधिक सफलता प्राप्त करने का होना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने का अथक प्रयास भी हमें करना है, क्योंकि जैसा हम इकाई 16 में पढ़ चुके हैं, इस एकमात्र घटक के कारण हमारी भविष्य की सभी योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। युद्ध, प्राकृतिक विपदाओं और आकस्मिक विपत्तियों जैसे संकट के क्षणों में सिर्फ आत्मनिर्भरता ही है जो हमारे देश की सुरक्षा को बनाए रख सकती है। इसके लिए हमारी सुरक्षा सेवाओं में अत्यंत कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा केवल सेना पर ही निर्भर नहीं करती, वरन देशवासियों के मनोबल पर भी निर्भर करती है, और इस मनोबल को बनाए रखने के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। इसके लिए एक ओर तो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करने और उन्हें पूरी करने की कोशिश की जानी चाहिए, दूसरी ओर एक सशक्त सरकार होनी चाहिए जो बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा कर सके और हमारे राष्ट्रीय एकता बनाए रख सके। जहां प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास में प्रमुख घटक है, वहां आर्थिक विकास हमारी स्थिरता बनाए रखने और पूरे जनसमूह को रहन सहन का एक औसत स्तर कायम रखने में महत्वपूर्ण घटक है। आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा परस्पर संबंधित है और दोनों के विकास के लिए देश के नेताओं को अथक प्रयास करना चाहिए। 27.5 उद्योगों में अनुसंधान और विकास। हमारे औद्योगिक विकास के दौरान यह देखा गया है कि यद्यपि बहुधा कच्चे माल की कीमत और मजदूरी हमारे देश में अन्य देशों से कम है, फिर भी अंतिम उत्पाद की कीमत बहुत ज़्यादा है और हम दूसरे देशों से स्पर्धा नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप इस्पात, यद्यपि हमारे पास अच्छे दर्जे का लौह अयस्क है
और हमारी मजदूरी भी बहुत कम है। फिर भी इस्पात का प्रति इकाई उत्पादन का हमारा खर्च अमेरिका या जापान या ब्रिटेन जैसे देशों से अधिक है। इसका कारण यह है कि हमारे अधिकांश इस्पात कारखानों में बहुत पुरानी तकनीक है और अल्प शिक्षित जनशक्ति का इस्तेमाल होता है। हम पहले देख चुके हैं कि अनुसंधान और विकास आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सफलता के लिए आवश्यक घटक हैं। हमारे उत्पाद यदि दूसरे देशों की तुलना में घटिया या महंगे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बिकेंगे। किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से प्रायः उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज होती है और वर्तमान प्रणाली में सुधार होता है। अनुसंधान के द्वारा नए नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगता है कि जिनका उपयोग प्रौद्योगिकी विकास में होता है। इस विकास से नए उद्योगों की शुरुआत होती है जिनसे और अधिक धन जुटाया जा सकता है। इस प्रकार उत्पन्न धन का कुछ हिस्सा पुनः संस्थाओं में अनुसंधान के लिए तथा अनुसंधान में कार्यरत लोगों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में खर्च होता है। इस तरह अनुसंधान कार्य बढ़ता जाता है और नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं जिनसे फिर नई प्रौद्योगिकी का विकास होता है और धनोपार्जन के नए तरीके निकलते हैं। यह प्रक्रिया हम जापान, पश्चिम जर्मनी और सोवियत संघ जैसे विकसित देशों में देख सकते हैं। भारत में हमने अतिरिक्त कार्यक्रम के द्वारा जो निपुणता हासिल की वह इसी प्रकार हमारे उद्योग में अपनाई गई। भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी से बहुत से कारखाने लगाए गए और कई उत्पादन प्रणालियां बनाई गई जिनका छोटे, मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों में उपयोग किया गया। उदाहरण स्वरूप अब तक उद्योगों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी द्वारा विकसित 56 उत्पाद और प्रणालियों का लाइसेंस दिया गया है। विभिन्न चिपकाने के पदार्थ, मुहर लगाने में काम आने वाले पदार्थ, वायुयान में लगाने के विशेष रसायन तथा टीवी स्टूडियो में लगाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का भी अलग अलग उद्योगों को लाइसेंस दिया गया है। यह तो हमारे अनुसंधान कार्यक्रमों के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में हुई औद्योगिक प्रगति का केवल एक उदाहरण है। इस तरह हम देखते हैं कि वैज्ञानिक गतिविधि के हर क्षेत्र में अभिनव परिवर्तन लाने के कारण वर्तमान उद्योग में वृद्धि और नए उद्योगों की स्थापना हुई है। दरअसल जापान काफी हद तक हमारे लिए एक आदर्श नमूना हो सकता है। इस सदी के आरंभ में जापान आज की तुलना में एक कम विकसित देश था। उसने विदेशी प्रौद्योगिकी लेकर अपना आधुनिकीकरण करने की कोशिश की, लेकिन बाद में आयातित प्रौद्योगिकी में भी सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए। आयातित प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए अनुसंधान और विकास सुविधाएं प्रदान की। शुरू में प्रदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने की कोशिश की और अंतिम अपनी शिक्षा प्रणाली एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करके वैज्ञानिक जनशक्ति की बुनियाद रखी। 1946 में स्वर्गीय सर विंस्टन चर्चिल ने अपने एक बहुचर्चित भाषण में कहा था, सोवियत संघ का बड़ी शक्ति के रूप में ऊपर उठना उनकी राजनीतिक संरचना की वजह से उतना संभव नहीं हुआ जितना कि जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए उचित संस्थान खोले जाने की वजह से हुआ है। फिर एक बार जापान का ही उदाहरण लें। एक अविकसित प्रौद्योगिकी से शुरू करके वह संसार के सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी देशों में से एक हो गया और अब न केवल विकासशील या अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी देता है बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को भी देता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सफल होने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी ही शोध संस्थाओं की सहायता से अनुसंधान और विकास प्रयासों द्वारा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाली सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों एवं उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक संस्थानों के अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच निकट सहयोग पर भी विचार कर सकते हैं।
हमारी सरकार को उद्योग में मुनाफा बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सफल होने के लिए देसी अनुसंधान की आवश्यकता का एहसास हो गया है। विभिन्न उद्योगों को अपनी ही अनुसंधान और विकास इकाइयां स्थापित करने का प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां अपनाई गई। वित्त प्रोत्साहन के अलावा उन्हें कच्चे माल और उपकरणों को आयात करने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। यह स्थिति विकसित देशों की स्थिति से भिन्न है। उन देशों में अनुसंधान और विकास काम अधिकतर निजी उद्योग द्वारा किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास इकाइयों में जो पूंजी लगाई जाती है वह उद्योगों की आर्थिक उन्नति के काम आने वाले एक अच्छी और आवश्यक लागत मानी जाती है। भारत में निजी उद्योगों द्वारा अनुसंधान में बहुत कम पैसा लगाया जाता है। हमारे देश में बहुत सी सहकारी अनुसंधान संस्थाएं हैं। इस तरह की पहली संस्था कपड़ा उद्योग के लिए अहमदाबाद में 1950 में स्थापित की गई। अब अनेक सहकारी अनुसंधान संस्थाएं जूट, रबर, चाय, ऊन, काजू आदि क्षेत्रों में आ गई हैं। चूंकि छोटी औद्योगिक इकाइयां अकेले पूरे अनुसंधान और विकास कार्य का वित्तीय भार नहीं उठा सकती, ऐसी सहकारी संस्थाओं का निर्माण बहुत महत्व रखता है। भारत जैसे विकासशील देश को चाहिए कि वह दूसरे विकसित देशों पर अपनी प्रौद्योगिक निर्भरता कम करे। इसलिए हमें अपने अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमारे अपने देश में विकसित उत्पाद और प्रणालियां स्थानीय कच्चे माल पर निर्भर करेगी और साथ ही दूसरी स्थानीय बातों जैसे मौसम का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ रख रखाव तथा प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए हमारे पास जरूरत के अनुसार जनशक्ति भी उपलब्ध होगी। हमें अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों का अपने देश की नीतियों और लक्ष्यों के साथ मेल बैठाना चाहिए। सरकारी प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त निजी उद्योग को अनुसंधान कार्यों में अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना चाहिए। यदि उद्योग और शोध प्रयोगशालाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध होगा तो वैज्ञानिक आविष्कारों का व्यापारिक उपयोग अधिक आसानी से हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, यदि औद्योगिक इकाइयों का अपना स्वयं का अनुसंधान और विकास संगठन हो तो बेहतर होगा। हमारी स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि औद्योगिक प्रणालियों में परिवर्तन करके वातावरण को पहुंचने वाले नुकसान को कम कर सकें। विकसित देशों में उद्योगों द्वारा वातावरण का दूषित होना एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आपको पता है, हमारे अधिकांश बड़े उद्योगों की स्थापना तेल की कीमतों की 1973 में अभूतपूर्व वृद्धि से पहले हो गई थी। परिणाम स्वरूप वे ऊर्जा के लिए तेल पर बहुत निर्भर करते थे। तेल की कीमत भारी बढ़ोतरी होने के कारण और साथ ही यह ध्यान में रखते हुए कि संसार की तैलीय संपदा भी सीमित है, हमें अन्य ऊर्जा स्रोतों का पता करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि भविष्य में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। सूर्य ऊर्जा से कुछ प्रयोग किए गए हैं और कुछ जगहों पर इसका उपयोग भी किया गया है, पर फिर भी इसकी पूरी शक्ति का लाभ हम नहीं उठा पाए हैं। यह ध्यान रखें कि आधुनिकीकरण की धारणा का उत्पाद और प्रणालियों के सुधार से गहरा संबंध है, परंतु केवल आडंबर के लिए आधुनिकीकरण, उदाहरण स्वरूप कंप्यूटर का इस्तेमाल ऐसी जगह करना जहां बिना उसके भी काम चल सकता है, या सुदूर नियंत्रण संचार प्रणाली को स्थापित करना, केवल ऊपरी खर्च बढ़ाते हैं और इससे व्यापार में असुविधा होती है। संतुलित आधुनिकीकरण आज की मांग है और इसके लिए हमें अनुसंधान और विकास प्रयासों को अधिक सुदृढ़ करना होगा। देखिए, आप क्या अब इन बोध प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? अगर आपने इन सभी इकाइयों को ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से आप इन बोध प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बोध प्रश्न यह है कि क्या आप किसी ऐसे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जब कोई विदेशी मशीन या उपकरण भारतीय परिस्थिति में काम करने में असफल हो गया हो? आप इस असफलता का क्या कारण समझते हैं? कारणों का उल्लेख करें। 27.6 सारांश। इस चैप्टर को पढ़ने का, इस इकाई को पढ़ने का जो सारांश है वह यह है कि इस इकाई में हमने औद्योगिक विकास और उन्नत उत्पादकता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बातचीत की। हमने आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की बड़े पैमाने पर स्थापना की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में
प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। 27.7 अंत में कुछ प्रश्न, क्या हमारे उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक है? यह पहला प्रश्न है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए, यदि अभी भी हम सदियों पुराने तरीके अपनाएं तो क्या होगा? लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सफल होने में किस तरह सहायक होती है? लगभग 100 शब्दों में अपना उत्तर लिखिए। दक्षिण कोरिया विकसित देशों से नवीनतम प्रौद्योगिकी आयात करता है। भूटान ने बाह्य देशों से कम संबंध रखने और इस तरह अपना सांस्कृतिक अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया है। जापान ने कुछ साल पहले प्रौद्योगिकी आयात की तथा अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों द्वारा उसमें सुधार किया। आपके मतानुसार इसमें कौन से देश का निर्णय अधिक समझदारी का है? भारत को अपनी आर्थिक उन्नति और आत्मनिर्भरता के लिए किसको आदर्श मानना चाहिए? लगभग 100 शब्दों में चर्चा कीजिए। तो इन तीनों देशों की स्थिति आपने सुनी पढ़ी, अब उसमें से लेकर के ही आपको आंसर देना है। चौथा प्रश्न है, हाल में उद्योग मंत्री ने कहा था कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उद्योग की उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय मानक से बहुत कम है। आपके विचार में इसका क्या कारण है? लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो अभी आपने इसमें पढ़ा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई है, इसलिए हमारी उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम है और हमारे उत्पाद की कीमत बढ़ी हुई होती है। तो दोस्तों, ये रहा आपका इकाई 27 और इकाई 27 का यह रहा संपूर्ण अध्ययन। इस पूरे चैप्टर के संपूर्ण लेक्चर को सुनकर आप नोटशीट तैयार किए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और नोटशीट में जो प्रश्न है, बोध प्रश्न, इनकी आप एक आंसर शीट पूरी की पूरी विस्तार के साथ तैयार करें और पिछली एग्ज़ाम में जो 2 या 4 साल या 5 साल के जो क्वेश्चनायर दिए गए हैं, उन क्वेश्चनायर्स में से भी आप कलेक्ट करें और उनको भी अपने नोटशीट में शामिल करें, ताकि अधिकाधिक प्रश्नों का आप तैयारी कर सकें और अधिकाधिक प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो सकें। तो दोस्तों, आपको मेरी एग्ज़ाम के लिए शुभकामना है। मेरी उम्मीद है कि आप 100 में 100% नंबर पाने में सफल होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका समय मिलने पर निश्चित रूप से आंसर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।